Assalamu alaikum. My friends, today I will discuss calculus exercise 2.2, that is calculating limit by using limit laws. आज हम लिमिट लास के बारे में बात करेंगे कि हम जो लिमिट मालूम करती है उसके कुछ ख़ास रूल्स और तरीक़ाकार है और कौन कौन सी तरीक़े इख्तियार करके हम उसको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हम उस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिमिट लाज में सम रूल को डिस्कस करते हैं। सम रूल का मतलब ये है कि हम दो लिमिट्स इक्वेशन को ऐड कैसे करेंगे। तो इसका तरीक़ा ये है कि फर्स्ट इक्वेशन का फंक्शन ऑफ एक्स का जो आपने लिमिट मालूम किया जो कि एल आ गया, और दूसरे का जी ऑफ एक्स का आपने लिमिट मालूम किया और वो एम आ गया। अब इन दो लिमिट्स को ऐड करने का तरीक़ा कैसा होगा। द सम ऑफ टू फंक्शन इज़ द सम ऑफ देयर लिमिट्स। अगर आप टू फंक्शंस को ऐड करते हैं तो उसका एडिशन किस चीज़ के बराबर होगा, उसकी लिमिट्स के सम के बराबर होगा। अगर आप फंक्शन को ऐड करते हैं तो इसका रिज़ल्ट, उसका आंसर क्या होगा, ताकि आप उसका लिमिट सम करें, उसके लिमिट को ऐड करें। जैसे कि अगर आप ए का लिमिट आता है 1 और बी का लिमिट आता है 2, तो ए और बी को जब आप ऐड करते हैं तो आपको चाहिए कि इसका जो लिमिट, जो आंसर आया है उसको भी ऐड किया जाए। जैसे कि a प्लस बी, तो चाहिए आंसर में ताकि आप लिमिट को भी ऐड करें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2। सिंपली इसका मतलब ये है, जैसा कि लिमिट f function of x gives us L and limit g of x gives us M. So if you want to sum their functions, so you must have to add their limits. So limit function of x plus limit g of x, अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो आपको चाहिए you must have to add their limits. So L plus M. Now difference rule, the difference of two function is the difference of their limits, same as the above. When you have differentiates or subtract the two function, you must have to difference or to subtract their limits. अगर आपको टू फंक्शंस माइनस करना होता है या आपको टू फंक्शंस में डिफरेंस मालूम करना होता है तो आपको चाहिए ताकि आप उसके लिमिट्स को माइनस करें, उसकी लिमिट्स को डिफरेंस मालूम करें। जैसा कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स गिव्स अस एल एंड लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स गिव्स अस एम। अगर आप इस दो फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको चाहिए ताकि आप इसकी लिमिट्स को भी सब्ट्रैक्ट करें। ये रूल्स है, तरीक़ाकार है इसको ऐड करने का और इसको सब्ट्रैक्ट करने का। अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल तक। द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। अगर आप टू फंक्शंस का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको चाहिए ताकि आप उसके लिमिट्स को का प्रोडक्ट लें। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, तो आपको चाहिए एल प्रोडक्ट एम, ताकि आप इसकी लिमिट्स को भी प्रोडक्ट करें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन रूल। द क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन इज द क्वेश्चन ऑफ देयर लिमिट्स। ये भी सेम इसी की तरह है, ताकि आप टू फंक्शन का जो कि रेशनल फॉर्म में है, अगर आप उसका जो कि डिवीजन फॉर्म में है, अगर आप इसका लिमिट मालूम करना चाहते हैं, आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए ताकि आप उसके लिमिट को डिवाइड करें। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, तो इसका जो लिमिट आया है उसको भी आपको क्वेश्चन में लिखना चाहिए। तो इसमें एक और बात यह है कि m इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, m ज़ीरो के बराबर ना होना चाहिए। बिकॉज बट द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ नॉट ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि अगर आप इस m की जगह ज़ीरो लगाए तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई समथिंग इट गिव्स अस इन्फिनिटी। So it's wrong the question. So that's why we use this last that limit of the denominator is not zero. If the limit of the denominator is zero, then the question will be wrong. अब आगे की तरफ आती है जिसमें फिफ्थ रूल है जो कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल से
जाना जाता है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, द कांस्टेंट टाइम ऑफ अ फंक्शन इज द कांस्टेंट टाइम ऑफ द लिमिट ऑफ देयर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, ताकि अगर आपके साथ फंक्शन में कोई कांस्टेंट है तो इस फंक्शन का जो लिमिट आता है आपको चाहिए कि इस लिमिट में भी वो कांस्टेंट मौजूद हो। कांस्टेंट का मतलब ये है ताकि उसमें तब्दीली नहीं आती, वो एक ख़ास मकदार होता है। द कांस्टेंट टाइम ऑफ अ फंक्शन, अगर आप कोई फंक्शन लेता है और इसमें कांस्टेंट टाइम है, सो इट मस्ट हैव द कांस्टेंट टाइम ऑफ द लिमिट ऑफ दियर फंक्शन। तो इस फंक्शन का जो लिमिट है उसमें भी कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट टाइम होगा। अगर कांस्टेंट टाइम फंक्शन में है तो फंक्शन मालूम करने के बाद जो लिमिट आता है इस लिमिट में भी कांस्टेंट टाइम होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर हम लिमिट मालूम करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स का और इसके साथ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये कि इस फंक्शन ऑफ एक्स का जो लिमिट आता है जो कि एल है उसके साथ भी कांस्टेंट होना चाहिए, मीन कांस्टेंट तब्दील नहीं होगा। फिर इसके बाद ये है पावर रूल, ये सिक्स्थ रूल्स है। पावर रूल, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी फंक्शन ऑफ एक्स आर ओवर एस। अगर आपके साथ फंक्शन में पावर है आर ओवर एस लाइक दिस, जैसा कि मैंने लिखा है कि 2 इंटू द पावर 3 ओवर 2। जैसा कि अगर आप इसको ऊपर वाले को नॉमिनेटर को मैंने आर से डिनोट किया है और डिनोमिनेटर को मैंने एस से डिनोट किया है, तो लिमिट में भी वो आर ओवर एस आ जाता है, सेम टू सेम। अगर आपके साथ फंक्शन में आर ओवर एस फॉर्म है, पावर फॉर्म है, तो आपको चाहिए कि आप लिमिट में भी आर ओवर एस फॉर्म लगाइए। एफ आर, तो इसमें अब 2 प्रिकॉशंस है ताकि आप ये दो काम ना करें, उसके अलावा जो भी आता है वो ठीक होगा। वो दो कौन से प्रिकॉशंस है आते हैं पढ़ते हैं। एफ आर एंड एस आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर। ये आर ओवर एस तो आप डालते हैं, लेकिन सबसे पहली ज़रूरत बात यह है कि इंटीजर होगा और इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि सेम नहीं होगा। अगर ऊपर भी आ जाए 3 आर की जगह और एस की जगह भी 3 आए तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रह जाएगा और 1 का फायदा नहीं, तो फिर आर ओवर एस का फायदा नहीं। तो इसी तरह से आर ओवर एस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एस नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी ज़ीरो। अगर आप डिनोमिनेटर को ज़ीरो करेंगे, एस को आप ज़ीरो करेंगे, तो इससे इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह इन दो प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप आर ओवर एस रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर ओवर एस क्या होना चाहिए, जब भी दोनों नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, तो आर ओवर एस रियल नंबर होना चाहिए। द रेशनल पावर, अब उसका थ्योरी मैंने लिख किया है कि द रेशनल पावर ऑफ अ फंक्शन इज द पावर ऑफ द लिमिट्स ऑफ देयर फंक्शन एंड हैव रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि जो रेशनल पावर मैंने लिया है आर ओवर एस फंक्शन का, ये पावर होगा लिमिट का भी, जो लिमिट आता है उसका भी ये पावर होगा। जो लिमिट आता है इस फंक्शन से जो लिमिट आता है उसका भी पावर वही होगा जो कि फंक्शन में रेशनल पावर था। और ये कौन सा होगा, ये रियल नंबर होगा। नाउ वी पावर टू यूजेज ऑफ लिमिट लॉज, कि हम लिमिट लॉज को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब हम इसको लिमिट लॉज इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो हमें चाहिए कि इसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें 2 लिमिट लॉज इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट है सम रूल ऑफ लिमिट लॉज एंड डिफरेंस रूल ऑफ लिमिट लॉ। आई कैसे इस्तेमाल होती है, सबसे पहले है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एक्स क्यूब प्लस, तो इसका भी अलग लिमिट ले, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी 4x² और इन दोनों के दरमियान प्लस साइन है, तो ये क्या हो गया, ये सम रूल लिमिट लॉज हो गया। अब इसको 3 को कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी इंटू 3 और इन दोनों के दरमियान माइनस साइन है क्योंकि ये डिफरेंस रूल है। सो इनमें सम रूल भी आ गया और डिफरेंस रूल भी आ गया।
तो हमने लिमिट लॉस को इस्तेमाल किया कहाँ पर, क्वेश्चन पर। अब इसमें वैल्यू पुट करना होता है। एक्स अप्रोच टू सी का मतलब ये है कि अगर आप एक्स की जगह सी लिखे, तो एक्स की जगह जब मैंने सी लिखा और क्यूब अपनी जगह 4x², 4 की जगह 4, एक्स की जगह मैंने सी लिखा स्क्वायर स्क्वायर, और एक्स नहीं है यहाँ पर, तो 3 अपनी जगह रह जाएगा -3। अब इस सवाल को आप इकट्ठा करें, c³ + 4c² - 3, इट इज़ द आंसर। तो इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये था कि आप लिमिट लॉस को इस्तेमाल करके उसका अलग अलग लिमिट मालूम करें, बस यही सिंपल तरीक़ा है। अब आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 तक। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में बताया गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x³ + 4x² - 3, 4x + 5। अब हम इस x की जगह -1 लिखेंगे, तो x की जगह -1 × क्यूब, 4 की जगह 4, x की जगह -1² - 3 की जगह -3, 4 × x की जगह -1 + 5, ये हो जाएगा -1³ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब माइनस आ जाए, -1 आ जाए और उसके ऊपर अगर इवन नंबर हो तो ये हमें प्लस वैल्यू देगा, +1। अगर इसके ऊपर ऑड नंबर हो तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू देता है। अब इस -1 के ऊपर अगर 2 है तो इसका मतलब ये है कि 2 इवन है, तो ये हमें 1 वैल्यू देगा, +1। अगर इस -1 के ऊपर ऑड नंबर है जैसा कि +3 है या 3 है, तो ये हमें -1 वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि हम -1 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें। -1 को अगर आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1, तो इससे बनता है 1 1 ज़ा 1, और माइनस और माइनस प्लस, तो इससे प्लस आता है। अब अगर इसी माइनस को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, -1 × 3 का मतलब ये है कि हम इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 3 दफ़ा हो गई। अब 1 1 ज़ा 1, और माइनस प्लस हो गया। अब ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, तो ये 1 हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस, तो ये हमें माइनस देता है। तो इसका मतलब ये है कि जब इवन नंबर × द पावर में आता है तो इससे +1 आता है, और जब ऑड नंबर आता है तो इससे -1 आता है। अब अगर यहाँ पर आ जाए कि -1 × द पावर 286, इसी तरह भी आ सकता है, तो इससे आंसर क्या होगा, +1। अब अगर इसी तरह आ जाए कि -1 × द पावर 239 आ जाए, तो इसका आंसर फिर -1 होगा, क्योंकि 239 ऑड नंबर है, 286 इवन नंबर है। तो इसी तरह जब मैंने वैल्यू ही लगा दिए तो इसके बाद क्या हुआ, -1 + 4 - 3, ये -1 हो गया, ये 1² 1 हो गया, और 1 ज़ा 4, -3 अपनी जगह, 4 1 ज़ा -4 + 5, तो ये हो गया प्लस और माइनस, -4 न 3 माइनस का 1, +1 और -1, ये 0 बन जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और जो बड़ा इंच है उसका साइन लगेगा तो +1 बन जाएगा। 1 / 0 गिव्स अस 0। सो लिमिट x अप्रोच टू -1 जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हमें 0 आंसर देता है। अब एग्जांपल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें है इफ द डिनोमिनेटर्स कम 0, ये बाद में पढ़ेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 1, x² + 4x - 2, x² - x। अब मुख्तलिफ क्वेश्चन में अब मुख्तलिफ सूरत हाल को देखते हुए उसका आंसर देना पड़ेगा। अब अगर इसमें x अप्रोच टू 1, x की जगह अगर हम 1 लगाए तो इससे 0 आंसर आता है। तो फिर हम एक ख़ास रूल्स इस्तेमाल करते हैं कि हमें ये कुछ ख़ास नॉन ज़ीरो वैल्यू दे। जैसा कि अगर हम यहाँ पर 1 लगाए तो 1² 1 हो जाएगा, +1 ये 2 बन जाएगा, और -2 इससे 0 आएगा। 1² 1 हो जाएगा, और माइनस x की जगह 1 लग जाएगा तो 1 - 1 इज़ 0, तो ये 0/0 बन जाएगा। तो इन जैसी सवालों के लिए हम अब एक ख़ास तरीक़ा इख्तियार करेंगे। वो कौन सा तरीक़ा है, अब आ जाए। इफ द डिनोमिनेटर कम 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है,
इसमें हम 1 लगाई या जो भी हो, लेकिन हमें यहाँ पर जो वैल्यू दिया है हम वो इसमें डाल दें और इसे 0 आता है तो फिर क्या करना चाहिए? देन कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर इन द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, we have to come the equation into those factors that cancelling the common factor in the denominator and denominator। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे इसी तरह सवाल आ जाए कि इससे दोनों अतराफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आपको चाहिए कि आप इस सवाल को इसी तरह इख्तियार करें ताकि इसमें कैंसलिंग हो जाए, ताकि इसमें कॉमन फैक्टर आ जाए और कॉमन फैक्टर आप कैंसिल करके इससे एक नया इक्वेशन बनाएंगे। अब हम किस तरह इससे एक नया इक्वेशन बनाएंगे तो आज मैं आपको ये तरीका भी सिखाऊंगा। तो फिर हम कैंसलिंग की तरफ बढ़ते हैं और कैंसिल किस चीज़ को करते हैं? कॉमन फैक्टर को। इन ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे तो फिर क्या होगा? सो इट मे रिड्यूस फ्रैक्शन, तो ये इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करेगा, इसको कम करेगा टू 1। दोज फ्रैक्शन को ये रिड्यूस करेगा, ये वो हालत को ये कम करेगा हुज आंसर इज़ नॉट ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि हम इस इक्वेशन को एक ऐसी तरफ ले जाएंगे जहाँ पर वो ही ज़ीरो वैल्यू नहीं देगा। मेन मकसद इस सवाल का ये है कि जब हम x की जगह 1 लगाए तो इससे 0 आता है, तो हमारा मकसद और हमारा कोशिश यही होगा कि हम एक कुछ ऐसा तरीक़ा इख्तियार करें ताकि इससे 0 ना आए। 0 से बचने के लिए हम कोई एडिशनल मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो वो किस तरह आता है? अगर हम x की जगह 1 लगाए तो ये 0 इन द फ्रैक्शन आता है, तो इसके लिए हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये कैसा होगा? x² + 2x - 1 - x - -2। अब ये कहाँ से आ गया? हमने इसका फैक्टराइजेशन किया किसी तरह, x² को अपनी जगह और हमने इस x को दूसरी तरीके से लिखा। किस तरीके से लिखा? 2x - x। अगर 2x से हम x को सब्ट्रैक्ट करें तो इससे x बन जाएगा और जो बड़ा है इसका साइन लगेगा तो इससे +x बनता है। तो इसका मतलब ये है कि इस फिगर का मतलब है +x और ये -2 अपनी जगह। अब हम इसको कैसे मुंतखब करेंगे कि यहाँ पर 2x आएगा और यहाँ पर x आएगा? तो इसके लिए एक ख़ास रूल्स है। वो रूल्स ये है कि आप दो वैल्यूज़ को ऐसी डिफाइन करो कि उसकी सम से +x आ जाए और उसके मल्टीप्लिकेशन से -2 आ जाए। दोबारा सुनो, आप इसी तरीके से इस दो वैल्यू को एनालाइज करेंगे कि उसके सम होने से, इस दो वैल्यू के सम होने से +x आ जाए और इसके मल्टीप्लिकेशन से -2 आ जाए। अब यहाँ पर आ जाए +2x - x, तो ये बन जाएगा +x। और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है? 2 1 ज़ा 2 और प्लस और माइनस माइनस, तो इससे -2 आता है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन से -2 आता है और उसकी एडिशन से +x आता है। तो इसी तरह हम इसको फ्रैक्शनल या रेशनलाइज करेंगे। अब इसमें हम कॉमन लेंगे x, अगर हम इसमें कॉमन लें तो यहाँ पर x बन जाएगा और इससे x हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। इस दोनों में से माइनस माइनस है तो इससे हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बन जाएगा। x माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस रह जाएगा, तो ये +2 बन जाएगा। अब ये दोनों कॉमन है तो इससे हम एक ही लेंगे तो ये x - 1 हो जाएगा, x यहाँ पर -1 यहाँ पर, और ये x + 2 से हम 1 ले लेंगे और नीचे अपनी जगह। अब ये है x - 1 x + 2। अब हम इससे x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में x है तो x कॉमन लिया जाएगा तो ये बन जाएगा, x यहाँ पर रह जाएगा और जब ये कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो x - 1 से कैंसिल किया जाएगा तो इसके बाद ऊपर x + 2 बन जाएगा और नीचे x रह जाएगा। अब अगर इस वैल्यू में अगर इस फॉर्म में हम
क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू 1 लगाए तो इससे 0 नहीं आएगा। किस तरह? ऐसा, x की जगह 1 लगाओ, x की जगह 1 लगाओ, 1 + 2 = 3 डिवाइडेड बाई 1 इज आल्सो 3, सो 3 इज द आंसर। हमने इस वैल्यू कुछ ऐसी तरीके से इख्तियार किया, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस को रिड्यूस कर दिया कि जिसका आंसर ज़ीरो नहीं आया, Now we are forwarding to the most important question, that is from example number 4. अब इसको किस तरह करेंगे? लिमिट x अप्रोच टू 0 x² + 100 डिवाइडेड बाई x2 - 10। इसमें भी कुछ बातें प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीट होती है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। वी कांट सब्स्टिट्यूट x = 0। हम x की जगह 0 नहीं लगा सकते। अगर हम x की जगह 0 लगाएंगे तो ये क्या होगा? बिकॉज वी से डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अगर हम x की जगह 0 लगाए तो इससे डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा और ऊपर भी 0 आएगा। किस तरह? 0² 0, 0 + 100 is 100, 100 under root is 10, 10 - 10 is 0 and 0² is 0, 0 divided by 0 is 0, तो इससे 0 आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब 0 आता है तो इससे हम क्या करेंगे, हम इसको एक ऐसे फैक्टर में तब्दील करेंगे ताकि इसमें कॉमन फैक्टर आ जाए और हम इसको कैंसिल करें। तो यहाँ पर बात ये है कि इसमें कॉमन फैक्टर भी नहीं बनता। Why we should x = 0 we can't substitute is, हम इसमें 0 क्यों नहीं डालते? Because we say denominator should not be 0। हमने ये कहा है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और इसी तो 0 आता है, तो इसके लिए हम कुछ फैक्टर्स इख्तियार करेंगे। वो क्या होंगे? नाउ डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। मैंने फिर बाद में बता दिया कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में फिर हम कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे कि अगर हम इसमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर होंगे तो हम इसको कैंसिल करेंगे और इक्वेशन को एक अलग रुख में तब्दील करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो इसके लिए फिर हम एक और तरीक़ा इख्तियार करेंगे जिसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। फॉर दिस रीज़न वी मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ फैक्टर by changing sign of a square root। अब इसका मतलब ये है, ये तो सवाल में दिया गया है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से इख्तियार करेंगे ताकि इसमें कॉमन फैक्टर आ जाए। तो कॉमन फैक्टर लाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर हिस्सा है इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये असल की है a और ये है b, ये 10 है b, तो a - b का जब हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो इससे आ जाएगा a + b। तो हम a + b को इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो क्या होगा? ये x² + 100 अंडर रूट, ये a है, और प्लस b, ये प्लस है, और b क्या है? ये 10 है। इसको हम इस पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो अब क्या होगा? अब इस दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। जब हम इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है? a - b, a + b। तो ये फार्मूला है कि a + b × a - b gives us a² - b²। ये तो फार्मूला है। तो इससे बन जाएगा कि x² + 100 अंडर रूट, ये कि जो a था इस पर हमने स्क्वायर लगाया, फिर यहाँ था 10, तो माइनस फार्मूला का, और b था 10 और हमने 10 का स्क्वायर लगाया, तो 10 का जब स्क्वायर लगाएंगे तो इससे 100 बन जाएगा। और नीचे क्या रह जाएगा? x² मल्टीप्लाई बाय x² + 100 अंडर रूट और +10 बाहर। अब बात ये है कि स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा x² + 100 - 100, नीचे रह जाएगा x² अंडर रूट x² + 100 + 10। x² से कैंसिल हो जाएगा, +100 - 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे रह जाएगा x² + 100 + 10 अंडर रूट +10।
तो ये ऐसे वेक्टर में तब्दील हो गया ताकि अगर हम इसमें x का वैल्यू लगाए b तो इससे ज़ीरो नहीं आएगा। हमने इसको एक ऐसे वेक्टर में तब्दील किया ताकि अगर हम इसमें लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो लगाए, लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो लगाएंगे तो इसमें फिर भी ज़ीरो आंसर नहीं आएगा। किसी तरह से अब देख लें, लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को हमने तब्दील किया इस इक्वेशन में, जो कि है लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 100 अंडर रूट प्लस 10। अब इसमें वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर की जगह ज़ीरो लग जाएगा तो ये बन जाएगा ज़ीरो स्क्वायर प्लस 100 अंडर रूट प्लस 10। तो ये 100 बन जाएगा, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 10 रह जाएगा, 10 प्लस 10 तो इससे बन जाएगा 20 और 1 और 20 से आता है 0.05। तो अब इस इतनी बड़ी मेथड का मकसद यही था कि अगर हम इस इक्वेशन में ज़ीरो डालते हैं तो ये हमें ज़ीरो वैल्यू देगा, तो हम ज़ीरो से बचने के लिए कुछ ऐसे तरीके इख्तियार करेंगे ताकि हम इसको ऐसी तरफ ले जाए कि ये हमें आंसर में ज़ीरो ना दे। तो ज़ीरो ना देने की वजह से मैंने इसमें रैशनलाइजेशन किया, उसमें इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उस पर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इसमें कॉमन फैक्टर मैंने लाई और इस कॉमन फैक्टर को मैंने कैंसिल कर दी। तो कैंसलिंग ऑफ कॉमन फैक्टर रिड्यूस द इक्वेशन टू वन हुज आंसर इज नॉट ज़ीरो। सो दैट्स सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं सैंडविच थ्योरम तक। सैंडविच थ्योरम में है थ्योरम यूज फॉर फाइंडिंग अननोन फंक्शन। अगर आपको फंक्शन कुछ दी हुई है और कुछ फंक्शन आपसे छुपी हुई है तो इस छुपी हुई फंक्शन को मालूम करने के लिए हम सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन हुज वैल्यूज आर सैंडविच बिटवीन द टू अदर फंक्शन g and h so they have same limit l as the other have। इस बात को आप कैसे समझाएंगे? इसी तरीके से एक फंक्शन ये है कि g ऑफ x, एक फंक्शन ये है f फंक्शन ऑफ x, एक फंक्शन ये है h ऑफ x। ये तीनों फंक्शन है। अब इस तीनों फंक्शन में उसने हमें दो फंक्शन दी हुई है और एक फंक्शन का हमसे पूछा गया है कि ये फंक्शन क्या होगा। तो मैंने आपको सैंडविच थ्योरम का मतलब ये है कि अगर आपको एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ये तीनों फंक्शन उसने दी हुई है। अब इस दो फंक्शन का वैल्यू मालूम है लेकिन इस फंक्शन का वैल्यू मालूम नहीं है। तो सैंडविच थ्योरम का मतलब ये है कि अगर आपको दो फंक्शन मालूम है और उसके दरमियान में जो फंक्शन है वो मालूम नहीं है तो इन तीनों का फंक्शन सेम ही होगा, ये इससे अलग नहीं होगा। तो अब जितनी भी सवाल सैंडविच थ्योरम में आएंगे तो इसका मकसद ये होगा कि हमको दो फंक्शन उसने दी हुई होगी और तीनों जो तीसरा फंक्शन है उसका लिमिट मालूम करना हमसे पूछेंगे। तो फिर हम कहेंगे कि ये सैंडविच थ्योरम से बिलोंग करते हैं, हमें दो फंक्शन मालूम है और तीसरे फंक्शन का लिमिट सेम ही है जो इस दो फंक्शन का है। ये उसका सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को एलाबोरेट किया है कि फंक्शन हुज वैल्यूज आर सैंडविच्ड बिटवीन द टू अदर फंक्शन। ये फंक्शन है फंक्शन ऑफ x, इस फंक्शन को सैंडविच किया है, इसको दरमियान में लगाया गया है बिटवीन द टू अदर फंक्शन इज g ऑफ x और h ऑफ x। g और h के दरमियान एक फंक्शन को हमने सैंडविच किया है, इसके दरमियान में हमने डाला है। सो दे हैव सेम लिमिट, सो इस फंक्शन का लिमिट सेम होगा जो कि l होगा एज द अदर हैव। इन दो h ऑफ x और g ऑफ x का जो लिमिट है ये और फंक्शन ऑफ x का लिमिट ये सेम होगा इस दोनों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों का लिमिट और इसका लिमिट फिर सेम ही होगा। तो किसी तरह फॉर ऑल x अप्रोच टू c, अगर हम x की जगह c लगाए, लेट x अप्रोच टू c g ऑफ x,
एन एक्स अप्रोच टू सी एच ऑफ एक्स गिव्स अस एल। इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स का जब मैंने लिमिट लिया तो इसने हमें एल लिमिट आंसर दिया, और एच ऑफ एक्स का जब मैंने लिमिट लिया तो उसने भी हमें एल आंसर दिया। अब 1 का फंक्शन हमें मालूम है और 3 का फंक्शन हमें मालूम है, लेकिन दरमियान में जो 2 वाला फंक्शन है इसका लिमिट हमें मालूम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो फंक्शन है वो इस 2 का भी होगा। तो इन दोनों का फंक्शन एल है, तो इसका मतलब ये है कि 2 वाला का फंक्शन भी एल होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू सी फंक्शन ऑफ एक्स जो कि दरमियान में है, जो कि सैंडविच है, उसका फंक्शन भी एल होगा। सैंडविच थ्योरम इज़ आल्सो कॉल्ड स्क्वीज थ्योरम। इसको आप याद करने की कोशिश करें कि सैंडविच थ्योरम को हम स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं और इसको हम पिंचिंग थ्योरम भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 में है गिवन डेटा ये है कि ये एक फंक्शन है और ये दरमियान वाला फंक्शन है और ये तीसरा फंक्शन है। अब इस दो फंक्शन का वैल्यू हमें दी हुई है और इस फंक्शन को मालूम करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सैंडविच थ्योरम इज़ टू फाइंड द अननोन फंक्शन। एक अननोन फंक्शन को मालूम करना होगा। लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, यू ऑफ एक्स को हमें मालूम करना होगा। ये दूसरा फंक्शन है। नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड यू इज़। अब इसका मतलब ये है कि अगर यू ये कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको इससे डरना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो है, अगर हम इस फंक्शन नंबर 1 में उसे डाल दें या फंक्शन नंबर 2 में उसे डाल दें तो ये हमें 1 वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इस फंक्शन नंबर 1 का लिमिट मालूम करें तो ये हमें 1 वैल्यू देगा। जब हम इस फंक्शन नंबर 3 का वैल्यू मालूम करें तो ये हमें 1 वैल्यू देगा। तो अगर हम इसका मालूम करना चाहिए तो वो भी इस दोनों के साथ सेम ही होगा, वो भी 1 होगा। किस तरह से? लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 1 प्लस इसका जगह हम ज़ीरो लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस 1 1 बन जाएगा, और 1 डिवाइडेड 0 स्क्वायर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इससे 1 आता है। यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया हुआ है, इसका जब हम एलसीएम लें तो इससे बन जाएगा 2 एंड 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, और नीचे भी है 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। अगर आप फिर भी समझ ना आए आपके जहन में तो बात यही है कि अगर आप इसको इस तरह दिया गया है कि 1 प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस दोनों का एलसीएम ले तो इसको b2 से, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो 1 2 ज़ा 2, यहाँ पर 2 बन जाएगा, और यहाँ पर जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 प्लस 0 और नीचे बन जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, और 2 प्लस 0 2 बन जाएगा, तो 2 1 सा 2, तो इससे 1 आता है। और लिमिट जो फर्स्ट वाला है इससे भी 1 आता है। सो सैंडविच थ्योरम एम्प्लाइज डेट, सैंडविच थ्योरम हमें क्या कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो यू ऑफ एक्स का भी लिमिट क्या होगा, वो भी 1 होगा। तो सैंडविच थ्योरम ने हमें सिखाया कि अगर आपको दो फंक्शंस का लिमिट मालूम है तो आप तीसरी का आसानी से मालूम कर सकते हैं, और वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। अब अगले लेक्चर में हम 2.2 का जो एक्सरसाइज है उनके सारे क्वेश्चंस ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप हमसे जुड़े रहें और इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली जो अपडेट्स है वो आसानी से मुहैया और ट्रांसफ़र हो जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़।